Student, welcome to Students Interest. Today I will talk about crop production and management, and the video will be bilingual. You will not face any problem to understand it. Let's begin. First of all, we will talk about agriculture. What is agriculture? The science that deals with growing crop. Agriculture is the science that deals with growing crop एंड रियरिंग एनिमल। ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि एग्रीकल्चर उसी को कहा जाता है, सिर्फ जो हम लोग क्रॉप का उत्पादन करते हैं उसी को कहा जाता है एग्रीकल्चर। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि रियरिंग ऑफ एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर। इट इज involved in the primary sector. If you will go in upper classes like 10th class, then you will study about it. This is the agriculture sector, and agriculture sector lies in the primary sector. And there are three type of sector: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Primary sector involves agriculture, and rearing of animal is also a part of agriculture. अगर आप अभी की बात करें तो वर्ल्ड का जो है ना 40% आदमी जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जबकि अगर इंडिया की बात करें तो 60% आदमी अभी इंडिया का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इंडिया में एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था, कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1960 में, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर आपका नेक्स्ट टॉपिक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है? यह ब्रांच है, एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर और सम डेकोरेटिव प्लांट्स भी उगाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप फिगर में, ये सारे जो हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। तो हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? इट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। अब आता है फूड ग्रेन। तो सीरियल्स आर टॉल ग्रास which are cultivated for their nutritious seed, जिसको उगाया जाता है उसके न्यूट्रिशियस सीड के कारण, है ना, हम लोग जो है उसका न्यूट्रिशियस सीड अपने फूड ग्रेन में इस्तेमाल करते हैं, उसी को फूड ग्रेन्स बोलते हैं। फूड क्रॉप, फूड क्रॉप क्या होता है? क्रॉप एज फूड फॉर ह्यूमन और एनिमल, वैसा क्रॉप जिसको ग्रो किया जाता है ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए, उसको फूड क्रॉप कहते हैं। और एक होता है कैश क्रॉप। देखिए कैश क्रॉप क्या होता है कि फार्मर मेनली इसको जो उगाता है वो प्रॉफिट के लिए उगाता है, वो उसका यूज खाने में नहीं करता है, लेकिन उसको प्रॉफिट के लिए उगाता है और उसको मार्केट में बेचता है, उससे उसको जो पैसा मिलता है वो उससे अपनी आजीविका चलाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कैश क्रॉप। इससे पैसा मिलता है, इसीलिए कैश मिलता है, इसीलिए इसको कैश क्रॉप कहा गया है। अब आता है खरीफ क्रॉप। देखिए दो तरह का क्रॉप जनरली हम लोग पढ़ते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। तो ये पहला आता है टॉपिक, खरीफ क्रॉप किसको कहते हैं? द क्रॉप जनरली नीड ए लॉट ऑफ वाटर, वैसा क्रॉप जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। और इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। देखिए कारण क्या है रेनी सीजन में उगाने का, कि जब इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, अगर हम रेनी सीजन में इसको उगाएंगे तो आसानी से जो है ये ग्रो करेगा, तो इसीलिए इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। और इसको बोया कब जाता है? तो जून जुलाई के मौसम में, इसको महीने में इसको ये बोया जाता है और काटा जाता है सितंबर अक्टूबर के मंथ में।
अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? जनरली जो है पैडी हो गया आपका, धान, मेज, मकई, सोयाबीन, कॉटन, ये सारे क्या हैं? ऐसे क्रॉप हैं जो खरीफ कहलाते हैं। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप, अगर अब आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, राइट द 3 नेम और 4 नेम ऑफ खरीफ क्रॉप, देन यू विल राइट दिस पैडी, मेज, सोयाबीन और कॉटन। Rabi crop. What is Rabi crop? The crop which is grown in winter season. विंटर सीजन में जिसको हम लोग उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते, रबी क्रॉप बोलते हैं, सॉरी खरीफ तो हो गया ना, रबी क्रॉप बोलते हैं। और इसको जो हम लोग बोते हैं अक्टूबर से दिसंबर महीना के बीच बोते हैं, और जब ये काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है मार्च से अप्रैल के बीच। ठीक है, अब आपको पूछेगा कि कौन कौन सा जो है रबी क्रॉप है, तो आपका आंसर होगा ग्राम, पी, मस्टर्ड। देखिए ये ग्राम है, ये पी है और ये मस्टर्ड है। ये सारे जो हैं क्या हैं? रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच मंथ रबी क्रॉप सोन, किस मंथ में इसको बोया जाता है? तो आपका आंसर होगा रबी क्रॉप इज सोन between October to December and it is harvested March to April। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है क्रॉप को उगाने के लिए? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है पहला मेथड होता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे? जमीन तैयार करेंगे। उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं? सीड का सिलेक्शन करते हैं कि हेल्दी सीड होना चाहिए ताकि ग्रोथ जो होता है प्लांट का वो अच्छा हो। उसके बाद मैन्योरिंग होता है, आप उसमें क्या करते हैं? खाद लगाते हैं, वेदर इट बी कंपोस्ट और फर्टिलाइजर, मैन्योरिंग हो गया। उसके बाद जब मैन्योर लगा दिए तो आप क्या किए? उसको इरिगेट करेंगे। तो इरिगेशन का भी कई मेथड है, ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, और भी सारे इरिगेशन है जो हम लोग पढ़ाएंगे। और वीडिंग, वीडिंग है। वीडिंग किसको कहते हैं? जो फूड के अंतर्गत फूड फूड के अंदर जो अनवांटेड प्लांट उग जाता है उसी को वीड कहते हैं, और वीड को हटाने की क्रिया जो होती है उसी को वीडिंग कहते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट और डिजीजेस। देखिए पेस्ट उसको कहते हैं जो फूड के अंदर, जो क्रॉप के अंदर लग जाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और डिजीज जो लग जाता है उसी को पेस्ट बोलते हैं। और इसको हटाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जब यह पूरी तरह से मैच्योर होके पक जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग में आता है थ्रेसिंग, आता है थ्रेसिंग मतलब उसको हम लोग चाफ से अलग करते हैं। विनोइंग मतलब इसको विंड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विनोइंग करते हैं, है ना। अलग करना मतलब कि क्रॉप से जो है ग्रेन को, फूड ग्रेन को अलग करना। ठीक है, और उसके बाद एक और जो है महत्वपूर्ण प्रोसेस है कि स्टोर आप करें। अब तो सारा चीज हो गया, अब स्टोर अगर ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो सारा जो है हम लोग जो है जितना भी क्रॉप उगाए हैं वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए स्टोरेज का भी खास ख्याल रखा जाता है फूड को उत्पादित करने में। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई लूजिंग सॉइल इज हेल्पफुल फॉर प्लांट। प्लांट के लिए हम लोग जो सॉइल को लूज करते हैं वो क्या मतलब क्यों हेल्पफुल होता है प्लांट के लिए? तो देखिए इसका आंसर है लूजिंग सॉइल। देखिए जब हम लोग सॉइल को लूज करते हैं तो उसके अंदर एयर एयर चला जाता है। आप जानते हैं एयर तो एवरीवेयर है, और जब लूज करते हैं तो उसके अंदर एयर चले जाता है और प्लांट के रूट को ब्रीद करने में आसानी होता है। और इसके अलावा भी जो सॉइल के अंदर अर्थवर्म होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं वो उसको मतलब ब्रीड करने में आसानी हो जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है क्रॉप के लिए हेल्पफुल होता है वो
अच्छा से ब्रीड कर पाता है और उसको भी न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट को। तो इस तरह से देखिए कि लूजिंग सॉइल का जो लूज करना कितना हेल्पफुल होता है, कितना कारगर होता है। ठीक है, अब इसी में आया लूजिंग सॉइल का मेथड है जिसको हम टिल्टिंग भी कहते हैं और प्लगिंग भी कहते हैं। टिल्टिंग हुआ कि आप पलटते हैं, है ना, मतलब मिट्टी को पलटते हैं, सॉइल को पलटते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, देखिए अभी बताए लूजिंग का ही प्रोसेस है। एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग और प्लगिंग, उसी को टर्न करना टिल्टिंग और प्लगिंग कहलाता है। अब है लेबलिंग। अब लेबलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्हाई लेबलिंग इज नेसेसरी फॉर द फार्मर्स, है ना, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लेबलिंग क्यों जरूरी होता है? तो देखिए कि जब अगर आपका फील्ड लेबल्ड नहीं रहेगा तो आप जब इरिगेट करेंगे तब आपको जो है इरिगेशन में प्रॉब्लम आएगी कि आप पानी छोड़ दिए खेत में, पाइप लगा दिए और ऐसे भरने दिए, तो क्या होगा, जहां पर गड्ढा ज्यादा होगा, जहां पर पिट्स ज्यादा होंगे, तो सारे पानी उस पिट्स में चले जाएंगे और जहां जो ऊंचा लेवल पर होगा उस क्रॉप को आप ठीक से ढंग से पानी नहीं मिल पाएगा। तो लेवलिंग की आवश्यकता होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रश कर देते हैं बिग लुम्प्स को, बड़े बड़े जो मिट्टी का होता है लुम्प्स, उसको क्या कर देता है, क्रश कर देता है और स्मॉल लुम्प्स में बदल देते हैं उसी को, और उससे क्या हो जाता है, आपका लेवल हो जाता है फील्ड। दूसरी बात है सीड सिलेक्शन भी आवश्यक है। क्रॉप प्रोडक्शन का ये जो है मेन पार्ट है सीड का, हेल्दी सीड का सिलेक्शन। इससे क्या होता है, गुड क्वालिटी का अगर आप सीड लगाएंगे तो आपका हेल्दी प्रोडक्ट होगा और अच्छा उत्पादन होगा। ठीक है, सीड मस्ट बी प्लांटेड एट द प्रॉपर डेप्थ। अब देखिए सीड लगाने का जो मेन तरीका होता है कि आप प्रॉपर डेप्थ पे लगाएं। अगर सीड को प्रॉपर डेप्थ पे नहीं लगाएंगे तो वो जो है क्या करेगा, जो उसका सूट्स जो ऊपर की तरफ आएगा तो वो ज्यादा लेयर मिट्टी का रहेगा तो वो उसको हटा नहीं पाएगा, वो जर्मिनेट ही नहीं होगा। ठीक है, और वो उसके अंदर सांस भी नहीं ले सकता है। तो इस वजह से हम जब भी सीड लगाएं हम लोग, तो बस इसका ये ध्यान रखें कि इट शुड बी इन प्रॉपर डेप्थ, है ना, एंड प्रॉपर गैप भी होना चाहिए, वो आगे बात करते हैं। तो प्रॉपर डेप्थ पे रखना जरूरी होता है। क्यों रखना जरूरी होता है कि क्योंकि अगर डेप्थ पे नहीं रखेंगे तो वो अच्छा ढंग से रिस्पायरेशन नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सीड रिक्वायर्ड वाटर फॉर जर्मिनेशन। देखिए सीड को चाहिए वाटर जर्मिनेशन के लिए, लेकिन एक बात यह है कि जब आप ज्यादा पानी कहीं सीड पर लग गया तो वो क्या हो जाएगा, सीड खराब भी हो जाएगा। लेकिन टू मच वाटर अगर उसमें डाल देंगे आप तो सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि पूरा तरह से वो पानी से भरा होगा, तो कई दिन पानी लगा रहेगा तो वो सड़ जाएगा सीड और उसको सांस भी लेने नहीं होगा। तो इस वजह से जरूरी है कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ही प्रोवाइड कराया जाए ताकि यह अच्छा से ग्रो हो पाए और अच्छा से जर्मिनेट हो पाए। सीड शुड बी सोन एट द प्रॉपर डिस्टेंस। देखिए क्या कह रहा है कि सीड को प्रॉपर डिस्टेंस में लगाना चाहिए ताकि इंडिविजुअल प्लांट जो ग्रो करे उसको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट मिल सके, है ना। प्रॉपर डेप्थ भी होना चाहिए उसका फॉर गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट टू ग्रो वेल, उसको अच्छा से ग्रो करने के लिए। एक मेथड है, देखिए ब्रॉडकास्टिंग, आप फिगर में देख रहे होंगे ब्रॉडकास्टिंग कैसा मेथड है। इसमें क्या करता है, फार्मर अपने हाथ से ही सीड को बोता है, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। पर देखिए इसमें परेशानी क्या है, यह एक करेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन फार्मर इसको यूज करता है बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट वे टू सोइंग सीड। यह बहुत ही कन्वीनियंट वे है, बहुत ही आसान वे है। और अगर आप इसके बदले कोई दूसरा ऑप्शन लेना चाहते हैं, मशीन लेना चाहते हैं, तो वो बहुत महंगा होता है। तो ज़्यादा जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही सीड को स्प्रिंकल करते हैं सॉइल में। ठीक है, तो
ये जो तरीका है ये अच्छा नहीं है। अब कहिएगा कि सर व्हाई इट इज नॉट अ गुड प्रोसेस, बिकॉज अगर इसको मैनुअली छीटा जाता है तब क्या होगा, प्लांट टू प्लांट के बीच में जो गैप होगा वो एक जैसा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल प्लांट के ग्रोथ क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, है ना। तो यह बहुत जरूरी है कि आपका ब्रॉडकास्टिंग जो है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग यह अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। अब है नर्सरीज क्या होता है। देखिए आप सुने होंगे नर्सरीज के बारे में कि नर्सरीज होता है जहां पर सीड को बोया जाता है, जहां पर क्या किया जाता है, सीड को बोया जाता है। आफ्टर मतलब कुछ समय, कुछ दिनों के लिए वहां पे जड़ सीड को बो देंगे, और जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको ट्रांसप्लांट करके वन फील्ड से दूसरे फील्ड में लगाया जाता है। तो जहां पर वो क्षेत्र जहां पर छोटे जगह पे सीड को बोया जाता है, टेम्पररी बोया जाता है, उसी को नर्सरी कहते हैं। आप फिगर में देख भी रहे हैं, यहाँ पर जो है फूल लगाया गया है। अब ये जब बड़ा हो गया तो इसको उखाड़ करके दूसरे जगह लगाया जा रहा है, ट्रांसप्लांट कर करके। तो देखिए कुछ कुछ क्रॉप ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन से ही प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी होती है, ठीक है। तो वो प्लांट कौन कौन से हैं, तो जैसे देखिए ओनियन हो गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सारे ऐसे क्रॉप हैं जो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू उगाया जाता है, और यह तब जाकर के इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। अब है मैन्योरिंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल कॉल्ड मैन्योरिंग। अगर आप मैन्योर ऐड करते हैं और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं सॉइल में, उसी को मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योरिंग का मेनली दो मेथड होता है। एक मतलब मेनली जो है नेचुरल मेथड अगर बात करें तो ये तीन मेथड है। कौन कौन सा है, फील्ड फ्लाओ। फील्ड फ्लाओ में क्या होता है कि आप फील्ड को कुछ दिनों के लिए परती छोड़ देते हैं, मतलब उस पर कुछ क्रॉप उगाएंगे ही नहीं, तो अनवांटेड पौधा सब जो है, अनवांटेड वीड्स जो है उग जाता है। और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, कुछ दिन के बाद उसको फिर फिर से आप प्लग कर देते हैं और टिल्ट कर देते हैं तैयार करके, फिर तब उसमें जब लगाते हैं क्रॉप्स को तो उसका जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाता है। कारण क्या होता है कि बारिश हुई, उसके अंदर जो वीड्स वगैरह थे वो सूख गया, खराब हो गया, सड़ गया, और इससे क्या हो गया, ह्यूमस बन गया। और ह्यूमस आप जानते हैं सॉइल सॉइल के लिए बहुत आवश्यक है ना। और प्लांट को वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तब जाकर के उससे ग्रोथ होती है ना। ह्यूमस के बारे में पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे, है ना। क्रॉप रोटेशन की बात करें तो ये भी एक अच्छा मेथड है मैन्योरिंग का। क्रॉप रोटेशन से होता क्या है, आप ये देखिए कि दो फसल के बीच में, दो क्रॉप के बीच में हम लोग ऐसा क्रॉप लगाते हैं जो कि जैसे कि पल्सेज लगा देते हैं, जैसे कि पैडी लगाए, उसके बाद जो है व्हीट लगाएंगे तो उसके बीच में कोई पल्सेज लगा देंगे। इसको बोलते हैं कि क्रॉप को रोटेट करके लगाने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप अगर कोई दाल का पौधा लगा देते हैं दो फसल के बीच में, तो दाल के अंदर के रूट में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। आप जानते हैं दाल के रूट में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो राइजोबियम, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दाल के रूट्स में होता है। रूट नोड्यूल्स पढ़े होंगे, उसमें होता है। तो उसका काम क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके दाल के पौधा को देता है, और तब जाकर के उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, आपके मम्मी पापा कहते होंगे कि दाल खाया करो, है ना, उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन है, ठीक है। तो वो इस वजह से होता है कि वो बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये क्रॉप रोटेशन भी उसी का एक रूप है कि हम लोग क्रॉप को रोटेट करके लगाते हैं ताकि मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो क्या है, रिटेन रहे, ठीक है। और
अब आता है तीसरा मेथड मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, कभी कदार हम लोग दो क्रॉप को ग्रो करते हैं साथ साथ, उसी को मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। देखिए उसमें क्या होता है कि ये दोनों क्रॉप एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। जैसे कि देखिए इसमें भी दो फसल लगा हुआ है, दो क्रॉप लगा हुआ है, इसमें भी दो क्रॉप लगा हुआ है ना। इसमें सनफ्लावर के साथ मेज लगा हुआ है ना। इसमें भी दो लगा हुआ है, इसमें भी। तो इस तरह से आप देखें कि मिक्स क्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, फील्ड फ्लावर हो गया, दीज आर द नेचुरल मेथड ऑफ मैन्योरिंग। if question will ask that what is the natural method of manuring, your answer will be field flower, crop rotation and mixed cropping। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्रॉप आर चूजन इन सच अ वे दैट न्यूट्रिएंट्स नीड ऑफ वन क्रॉप आर फुलफिल बाय द अदर। एक क्रॉप क्या हो, दूसरे का रिक्वायरमेंट पूरा करता है, तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग में होता है, बता चुके हैं ये बात। अब है कंपोस्ट, द मैन्योरिंग ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। कंपोस्ट तैयार कैसे होता है, देखिए इसमें कंपोस्ट दिख रहा है, और ये तैयार कैसे होता है कि यह जब डिकम्पोज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तब जाकर के कंपोस्ट तैयार होता है। और ये जो है ना प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये तो नेचुरली होता है, और जो नेचुरली प्राप्त होता है वो तो बहुत बेनिफिशियल होता है ना। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर इट इज द ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस। देखिए ये जो फर्टिलाइजर होता है केमिकली इंडस्ट्री में बनता है, और इसके अंदर जो है वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरत होता है। एक या एक से ज्यादा भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। अब आता है एनपीके फर्टिलाइजर किसको कहते हैं। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, और के मतलब पोटेशियम, है ना। एनपीके फर्टिलाइजर में ये तीनों होता है। अब है इरिगेशन। इरिगेशन किसको कहते हैं, इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड। फील्ड में जो है ना इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड। फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं वाटर को, तो उसी को कहते हैं इरिगेशन। मॉडर्न मेथड आप अगर इरिगेशन का देखेंगे, हाँ, तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन होता है। ड्रिप इरिगेशन किसको कहते हैं और स्प्रिंकल इरिगेशन किसको कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी पर बात करेंगे। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि इन दिस सिस्टम वाटर एस्केप फ्रॉम द रिवॉल्विंग नोजल। रिवॉल्विंग नोजल से क्या होता है, पानी निकलता है। जैसे देखिए आप फिगर में, ये हुआ आपको स्प्रिंकल इरिगेशन, मतलब नोजल लगा हुआ होता है और वो रिवॉल्व करता है, तो आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा तरह से क्या हो जाता है, इरिगेट हो जाता है। और ये ज्यादातर सैंडी वाइल में और अनइवन लेयर जहां पर होता है वाटर, जहां पर जो है फील्ड का अनइवन फील्ड होता है, वहां पर जो है स्प्रिंकल सिस्टम जो है यूज किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत वाटर शॉर्टेज में भी वाटर जब जहाँ पे कम होता है वहां भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ड्रिप इरिगेशन की बात करेंगे। यह भी एक अच्छा टेक्निक है वाटर को, मतलब वाटर से जो है प्लांट को इरिगेट करने का। इसमें क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, देखिए इसका खास बात यह है ड्रिप इरिगेशन का कि प्लांट को हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। जस्ट नियर द रूट ऑफ द प्लांट, रूट ऑफ द प्लांट, प्लांट के रूट के पास जो है ऐसे कर दिया जाता है, और रूट के पास जो है छोटा सा होल बना दिया जाता है, और जब इसमें पानी बहता है तो धीरे धीरे ड्रॉप टू ड्रॉप इसके अंदर इसके रूट में पानी जाते रहता है। इससे क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है ना, वाटर का वेस्ट नहीं होता है, और वाटर शॉर्टेज जहां पर है वहां पर इरिगेट अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन भी देख लिए, स्प्रिंकल सिस्टम भी देख लिए, ये दो मेथड था इरिगेट करने का। अब एक बात आती है कि हाउ वाटर लॉग्ड
स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ज्यादा पानी भी जो है क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होता है। वाटर लॉगिंग रिप्लेस एयर इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो एयर होता है, जब वाटर भर जाएगा फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर का जो ये एयर होता है वो एस्केप हो जाएगा, तब उसको प्लांट को रिस्पिरेशन करने में दिक्कत होगा और प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। इस वजह से जो है वाटर लॉगिंग, कभी कभी तो ये पानी पौधा तो सूख भी जाता है ना, विल्ट भी हो जाता है ना। सीड्स की, अगर वीड्स की बात करें तो वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट होता है जो अपने आप उग जाता है प्लांट के साथ। हम लोग इसको क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं, मैनुअली भी, हाथ से भी किया जाता है, और वीडीसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। इसी को वीड कहा जाता है, रिमूव करने का। ये देखिए, यही है वीडीसाइड्स, और इस मशीन से इसको क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, जिससे वो जो है ये सारे जितने अनवांटेड प्लांट है वो खराब हो जाएगा, सिर्फ फसल बचेगा, ठीक है, क्रॉप बचेगा। अगर वीड इज कंट्रोल्ड बाय द स्प्रे स्पेशल केमिकल कॉल्ड हर्बी हर्बी हर्बिसिडियस और वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, हर्ब से बना है, हर्बिसाइड्स, सॉरी, वीडीसाइड। ये वीड जो है कंट्रोल किया जाता है स्प्रे करके हर्बिसाइड से और वीडीसाइड से, है ना। कहता है पेस्ट क्या होता है, यह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अटैक करता है और डैमेज करता है क्रॉप को। पेस्ट आर कंट्रोल बाय द पेस्टिसाइड। दीज आर द पिक्चर ऑफ द वीडीसाइड, है ना। इस वीडीसाइड, सॉरी वीडीसाइड नहीं, ये जो पेस्टिसाइड का फिगर है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड भी हो गया और रोडेंटिसाइड भी हो गया, ये भी किसका उदाहरण है, तो पेस्टिसाइड का। जब पेस्ट लग गया, जब आपका फसल खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे, ये डालेंगे तो वो पेस्ट हट जाएगा और आपका क्रॉप अच्छा उगेगा। अब देखिए कुछ डिजीजेज के नाम देखेंगे जो पर्टिकुलर पौधा में होता है, जैसे कि रस्ट हो गया, स्मुल्ट हो गया। यह जो है व्हीट में होता है। स्मुल्ट और रस्ट किस में होता है, व्हीट में होता है। जबकि बिलाइट की बात करें तो ये पोटैटो में होता है और ये फंगल डिजीज है ना, फंगल डिजीज है। ये दोनों याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हीट में जो है स्मुल्ट और रस्ट किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, तो आपका आंसर होगा फंगल द्वारा होता है ना, फंगस के द्वारा, ठीक है। और बिलाइट भी क्या है, एक फंगल डिजीज ही है ना, फंगी के द्वारा ही होता है। अब एक विल्टिंग एक पौधा में विल्टिंग हो जाता है, मतलब वो सूख जाता है। कारण क्या है, देखिए पौधा के अंतर्गत जो है ना दो टिश्यूज होते हैं मेनली प्लांट में। एक होता है फ्लोएम टिश्यूज, जिसका काम होता है कि यह फूड को ट्रांसफर करता है ना, मतलब फूड को, मतलब पत्ता में आप जानते हैं कि फूड कहाँ बनता है, पत्ता में ही तो बनता है। और लीफ से क्या करता है, यह हर एक जगह, हर एक पार्ट को पहुंचाता है फ्लोएम टिश्यूज फूड को। बट अगर आप रूट से वाटर का कंडक्शन का बात करें तो वो जाइलम टिश्यूज होता है जो कि वाटर को कंडक्ट करता है एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विल्टिंग में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जाइलम टिश्यू को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब जाइलम टिश्यू को ब्लॉक कर देगा तो रूट से जो हमारा कनेक्शन होगा, मतलब रूट से जो ऊपर की तरफ जाएगा पानी, वो ब्लॉक हो जाएगा और वो मुरझा जाएगा। वो ब्लॉक हो गया तो वो जा ही नहीं पाएगा, तो मुरझा जाएगा। फिर आता है, ये सारा प्रोसेस जब हो जाएगा तब आता है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग, है ना। हार्वेस्ट काटना, फसल पूरा मैच्योर हो गया, अच्छा से आप कर लिए, तो अब हार्वेस्टिंग का बात आता है, थ्रेसिंग का और विनोइंग का। मतलब हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, फसल को काटते हैं। थ्रेसिंग में क्या करते हैं, वो चाफ को अलग करते हैं ग्रेन से। विनोइंग में क्या करते हैं, ये मतलब उसके अंदर जो कुछ डस्ट पार्टिकल है उसको हटाते हैं। तो आजकल जो है बहुत सारी मशीन आ गए हैं, जैसे कंबाइनर है, वो ये सारा काम एक ही साथ कर लेता है। थ्रेसिंग, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप से अलग किया जाता है, तो उसी को थ्रेसिंग कहते हैं, है ना। थ्रेसर का यूज किया जाता है थ्रेसिंग के लिए, लेकिन अब थ्रेसर, विनोइंग और हार्वेस्टिंग तीनों जो मशीन है, एक ही हार्वेस्टर, सारा एक ही है, इसलिए उसको कंबाइनर बोला जाता है, ठीक है, कंबाइनर
देखिए कंबाइनर है ना, ए फार्म मशीन व्हिच इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के साथ ये विनोइंग भी कर लेता है, ठीक है। अब आता है विनोइंग सेपरेट करता है, ये बता चुके हैं, चाफ फ्रॉम द विंड के थ्रू, है ना। अब आता है एक प्रोसेस, बहुत मेन प्रोसेस जो है वो स्टोरेज का प्रोसेस है ना। स्टोरेज क्या होता है कि जब हम लोग पूरा तरह से क्रॉप उगा लेते हैं तो उसको अगर अच्छा से मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो स्टोरेज बहुत आवश्यक है, ठीक है। कहता है दिस इज द एक्स्ट्रा स्टॉक ऑलवेज मेंटेन, मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक है। कभी मान लीजिए एक साल बारिश नहीं हुई या मानसून का फेल हो गया, तो उस समय हम लोग क्या खाएंगे? तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जब ज्यादा जिस ईयर में ज्यादा उत्पादन हुआ उस समय में खरीद करके किसान से और उसको बफर स्टॉक में करके रखा जाता है, ठीक है। बफर स्टॉक में रख लिया जाता है, जब शॉर्टेज होता है तो उसको फिर प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि कीमत में भी बढ़ोतरी नहीं होती है। जो नेसेसरी गुड्स होता है उसमें के कीमत में बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये देखिए कि बफर स्टॉक का कितना बड़ा योगदान है रेट को मेंटेन करने में भी, और जिस समय हम लोग मतलब शॉर्टेज फूड ग्रेन के शॉर्टेज से गुजर रहे होते हैं, तो ये कितना बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। तो अब आता है एक ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होता है, जब अब देखिए इतना तरह का पौधा आप उगाए तो अच्छा सीड के लिए हम लोगों को ब्रीडिंग कराना पड़ता है। तो ब्रीडिंग जो है ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक ऑफ स्प्रिंग के कुछ सम करेक्टरिस्टिक्स को दूसरे प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स से मिला दिया जाता है और एक नया तरह का प्लांट या एनिमल तैयार किया जाता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी वो दोनों से जिसका करेक्टरिस्टिक्स हम लिए थे उससे अलग होता है और बेहतर होता है। इसी को हाइब्रिड भी कहते हैं हम लोग। जो आप देखते होंगे कि एक पौधा जनरली हम लोग जो उगाते हैं वो पौधा और एक हाइब्रिड बीज ला करके लगाएं, आप उसका दोनों में जो फ्रूट्स लगेगा देखेंगे कि दोनों के क्वालिटी में अंतर हो जाएगा। वो बहुत बड़ा होगा, वो बहुत छोटा पेड़ होगा, तभी से उसमें जो है फल लगना शुरू हो जाएगा, है ना। अब है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये जो है कैसे जो है एक करेक्टर को जो है दूसरे करेक्टर में कर रहा है, ये बायोलॉजिस्ट है ना। और ये भी देखिए, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक, यह एक टेक्निक है यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज, नया वेराइटी को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और क्रॉप ब्रीडिंग, है ना, टू डिफरेंट वेराइटीज होता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट so that I can make more video for you. Thank you so much.